दोस्तों पिछले साल ही इंडियन नेवी के तरफ से कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत राफेल एम और बोइंग F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का टेस्ट को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद जहां पे कुछ खबरों में दावा किया गया कि इंडियन नेवी के द्वारा F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, तो फिर कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया कि राफेल एम ही इंडियन नेवी के कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों का विनर है। हालांकि पिछले साल के अंत में अचानक से जब फ्रेंच मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि इंडियन नेवी राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा था, तब एक तरीके से मीडिया जगत में हलचल मच गया था। और दोस्तों उसके बाद बोइंग कंपनी की तरफ से कई सारे बयान तो आया है, लेकिन अब धीरे धीरे करके एक तरीके से सभी को अब लगने लगा है कि शायद इंडिया राफेल एम एयरक्राफ्टों को ही परचेस करने जा रहा है। और दोस्तों मैं ये इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मीडिया में तो खबर है ही, साथ में अब बोइंग की तरफ से भी इंडियन नेवी के टेंडर को लेकर और कोई खबर नहीं आ रहा है, जिससे एक बात तो साफ है कि बोइंग को भी अंदाजा लग गया है कि क्या होने जा रहा है। और दोस्तों पिछले साल के खबर के बाद अब अचानक से फिर से एक बार मीडिया रिपोर्टों में राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। और खुलासा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के दरमियान भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर समझौता हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना फ्रांस दौरा शायद जुलाई महीने में अंजाम दे, मतलब जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जा सकते हैं। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इस विजिट के दरमियान ही इंडियन नेवी के लिए राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर मोहर लगाया जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि इस विजिट के दरमियान और भी कई तरीके के मुद्दों को लेकर चर्चा किया जाएगा और विजिट के दरमियान इससे भी बड़े कई सारे खबर खुल के आगे आ सकता है, जैसे कि कोई एडिशनल डील या कोई नया डील। अब दोस्तों इंडियन नेवी के अगर कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को देखा जाए तो सबसे पहले नेवी की तरफ से 57 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया था। लेकिन उसके बाद जब इंडियन नेवी के तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों की तरफ अपने फोकस को केंद्रित किया गया, तो आवश्यकताओं को देखते हुए टेंडर को तो संपूर्ण रूप से रद्द नहीं किया गया, लेकिन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के महत्व को बढ़ाने के लिए कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को छोटा कर दिया गया। अब इस नए टेंडर के अंतर्गत करीबन 26 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है। और दोस्तों इस टेंडर में केवल मात्र 2 ही एयरक्राफ्टों के द्वारा टेस्ट को अंजाम दिया गया था, जिनमें एक तो डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम मतलब राफेल मरीन है, तो वहीं पे दूसरा बोइंग कंपनी के F/A-18 सुपर हॉर्नेट EF ब्लॉक 3 जैसे एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के तरफ से ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया गया और हाल ही में नेवी के चीफ की तरफ से भी ये जानकारी दिया गया था कि दोनों एयरक्राफ्ट ही नेवी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ है। और कौन से एयरक्राफ्ट को खरीदा जाए ये गवर्नमेंट की तरफ से अब डिसाइड किया जाना है। मतलब नेवी दोनों ही एयरक्राफ्टों के पक्ष में है और कोई भी एयरक्राफ्ट अगर नेवी को मिलता है तो नेवी उससे अपने सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अब दूसरी तरफ दोस्तों उसके बाद से ही खबर आना शुरू हुआ कि प्राइस नेगोशिएशन ही एयरक्राफ्टों के टेंडर का प्रमुख बिंदु बना हुआ है और जो देश बेहतरीन डील भारत के सामने रखेगा उसी देश के एयरक्राफ्ट के तहत भारत आगे बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्ट होने के कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राफेल एम एयरक्राफ्टों के लिए संभावनाएं और बढ़ गया है, क्योंकि इससे डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से जहां पे एक तरीके से कम प्राइस में भी भारत के सामने एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा जा सकता है, क्योंकि एडिशनल लॉजिस्टिक या अन्य सुविधाओं का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो वहीं पे इंडिया के पास राफेल एयरक्राफ्ट पहले से होने से ही एयरक्राफ्टों के लॉजिस्टिक, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस जैसे मुद्दा पहले से ही सॉल्व है और ट्रेनिंग जैसे मुद्दे को भी इंडिया आसानी से सॉल्व कर पाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर फ्रांस के साथ संभावित होने वाले कुछ और डीलों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर जारी किया गया है उसमें भी फ्रांस का संभावनाएं काफी अधिक है। और अब तक इंडियन एयरफोर्स के सामने जितने भी एयरक्राफ्टों का ऑफर इस टेंडर के अंतर्गत आया है उसमें फ्रांस के ही द्वारा ऑफर किया हुआ एयरक्राफ्ट मतलब राफेल को फेवरेट माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में आने वाले समय में 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी कोऑपरेशन का संभावनाएं हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रांस एक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को जर्मनी और कुछ यूरोप के अन्य देशों के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें इंडिया के जुड़ने का संभावनाएं काफी अधिक है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो यूरोप में और एक ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो कि ब्रिटेन के द्वारा नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है और ब्रिटेन इसमें हाल ही में जापान को भी जोड़ा है और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की तरफ से भी भारत को इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए ऑफर किया जा चुका है। फ्रांस सबमरीनों के सेक्टर में भी भारत के साथ मिलकर काम करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है और फ्रांस की तरफ से भारत के सामने बराकुडा क्लास के न्यूक्लियर सबमरीनों के नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी ऑफर रखा गया है, जिनमें बताया जा रहा है कि पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टम एक ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे लेके भारत भी इंटरेस्टेड है। मतलब भारत भी अपने सबमरीनों में इस तरीके के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहता है और टर्म्स एंड कंडीशन अगर सही रहा तो शायद भारत अपने न्यूक्लियर सबमरीनों के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में भी फ्रांस से मदद ले। हालांकि फ्रांस की तरफ से प्रोजेक्ट 75I में सबमरीनों का भी प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इंडिया की शर्तों को फिलहाल फ्रांस पूरा करने का समर्थ नहीं रखता है। जबकि दूसरी तरफ इंडियन नेवी के अंडर वाटर फ्लीट के गिरते हुए
हुए कंडीशन को देखते हुए भी फ्रांस की तरफ से भारत के सामने एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों की भी ऑफर रखा गया है। अब दोस्तों माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस विजिट के दरमियान इन डीलों में से कई सारे डीलों के ऊपर चर्चा हो सकता है और शायद कुछ डीलों के ऊपर हस्ताक्षर भी हो। और दोस्तों अगर हस्ताक्षर नहीं भी होता है तब भी फ्रांस की तरफ से शायद भारत के सामने इन डीलों को लेकर और विस्तारित जानकारी रखा जाए, मतलब विस्तारित प्रस्ताव रखा जाए। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत अपने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए फ्रांस के साथ कई सारे अन्य डीलों को करने का तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक अपने मिसाइल के टेस्ट को और सिक्योर करने के लिए अब मिसाइल टेस्ट के ऊपर या फिर कहे तो मिसाइल टेस्ट फैसिलिटीज के ऊपर इंडिया के द्वारा निर्माण किया हुआ अनमैन एरियल व्हीकल के द्वारा नजर रखा जाएगा। दोस्तों हाल ही में कुछ रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जहां से कि भारत के मिसाइलों का टेस्ट होता है, वहां से कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, इमेज और वीडियो को कुछ कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉय के द्वारा लीक कर दिया गया, जो कि बताया जा रहा है कि आइदर हनी ट्रैप हुए होंगे या फिर पैसे के बदले ये काम किए होंगे। और दोस्तों ऐसे एम्प्लॉयों को यह बताया गया था कि भारत के मिसाइल के जो टेस्ट है उसके ऊपर निगरानी रखा जाए और उसके जानकारी को शेयर किया जाए। अब दोस्तों इस घटना से कई सारे वरिष्ठ अधिकारी जहां पे चिंतित है, तो वहीं पे ऐसा भविष्य में और ना हो उसका भी बंदोबस्त किया जा रहा है। इवन दोस्तों भारत के मिसाइल टेस्टिंग खाली इसके लिए ही कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, बल्कि आपको पता होगा कि ऐसे मिसाइल टेस्टिंगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए चाइना के द्वारा कोकोस आइलैंड, मतलब अंडमान निकोबार श्रृंखला का ही एक आइलैंड जो कि म्यांमार का है, उसमें लिसनिंग पोर्ट को स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों ये भारत के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से काफी नजदीक होने के कारण ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लिए एक खतरा हो सकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना लगातार भारत के मिसाइल टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है। और दोस्तों इसके लिए चाइना लगातार भारत के क्षेत्र के अंदर अपने स्पाई शिप को भी भेजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चाइना को इससे मुंह खाना पड़ रहा है। इवन दोस्तों कई सारे देशों के खुफिया जानकारी को हासिल करने के लिए चाइना के द्वारा स्पाई बैलून का भी सहारा लिया गया और इसका खुलासा तब हुआ जब अमेरिका के द्वारा ऐसे एक बैलून को मार गिराया गया। खबर तो ये भी है कि शायद चाइना की तरफ से भारत के क्षेत्र के अंदर भी ऐसे बलून्स के द्वारा घुसपैठ किया गया था और सेंसिटिव जानकारी को हासिल करने का प्रयास किया गया था। अब दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन लीकिंग का बात कहा जा रहा है, इसके पीछे भी चाइना का मंसूबा हो सकता है और शायद चाइना पाकिस्तान के थ्रू या फिर अपने कुछ अन्य स्पाई नेटवर्क के थ्रू हनी ट्रैप और मनी ट्रेल के द्वारा जानकारियों को हासिल करने का प्रयास कर रहा हो। अब दोस्तों इससे इंडिया के जो मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है उसकी सुरक्षा को और मजबूत करना आवश्यक बन गया है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और टेस्ट के दरमियान इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के ऊपर निगरानी रखने के लिए बड़े मात्रा में अनमैन एरियल व्हीकल मतलब रोटेटिंग विंग अनमैन एरियल व्हीकलों को तैनात करने का बात कहा जा रहा है। मतलब ऐसा ड्रोन जो कि हेलीकॉप्टर के जैसा टेक ऑफ और हेलीकॉप्टर के जैसे ही लैंड कर सके और एक जगह में मंडराते हुए भी निगरानी रख सके। अब दोस्तों इस तरीके के ड्रोन से टेस्ट रेंज के ऊपर 24 आवर मतलब हर समय निगरानी रखा जाना संभव हो पाएगा। अब दोस्तों इस तरीके के सुरक्षा का व्यवस्था और पक्का करना अति आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि भारत बीते 2 से 3 साल में अगर देखा जाए तो लगातार हर महीना 1-2 से अधिक मिसाइलों के परीक्षण को अंजाम दे रहा है। इवन अगर देखा जाए तो इस महीने के लिए भी 2 नोटाम जारी हुआ है और शायद 2 से अधिक मिसाइलों का टेस्ट हो। पिछले महीने भी कई सारे मिसाइल को टेस्ट किया गया और दोस्तों अगर पिछले साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो अब तक भारत के द्वारा सबसे अधिक मिसाइल पिछले साल ही टेस्ट किया गया था। अब दोस्तों ऐसे टेस्ट इतना बड़े मात्रा में अंजाम दिया जा रहा है कि इसका निगरानी रखना जरूरी भी है और अगर अनमैन एरियल व्हीकल से निगरानी रखा जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ होगा।